गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे के लेक्चर्स में हमने स्कैपुला और क्लेविकल बोन्स देख लिए थे और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया बोन। हमारे हाथ में जो रहता है वो ह्यूमरस एक लंबा सा बोन रहता है, ठीक है। अभी देख लो, जैसे ये हमारा शरीर है तो यहाँ पे जो बोन रहेगा ना वो ह्यूमरस थी, ठीक है। तब ह्यूमरस इज़ अ बोन ऑफ आर्म, ये आर्म रहेगा, इसके नीचे आ जाएगा फोर आर्म में फिर दो बोन आ जाएंगे, रेडियस अल्ना, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी हम ह्यूमरस के बारे में देखेंगे। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम का सबसे लंबा बोन रहता है। इट हैज़ अपर राउंडेड एंड अ लोअर फ्लैटेंड एंड अ शाफ्ट। अभी ये देखो, ये राउंडेड एंड है, ठीक है, अपर एंड, फिर बीच में शाफ्ट रहेगा, शाफ्ट नहीं तो बॉडी बोल सकते हैं, और नीचे रहेगा फ्लैटेंड एंड। अभी साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन मतलब ये बोन लेफ़्ट साइड का है कि राइट साइड का, हम कैसे पकड़ेंगे वो सब जानेंगे साइड डिटर्मिनेशन में। तो अपर एंड इज़ राउंडेड टू फॉर्म दी हेड, जो ऊपर का पार्ट है वो राउंड रहेगा जो कि हेड है। लोअर एंड इज़ एक्सपांडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लैटन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स। अभी जो नीचे का पार्ट रहेगा वो आजू बाजू में से नीचे से ब्रॉड रहेगा, एक्सपांडेड फ्रॉम साइड टू साइड, और आगे और पीछे की तरफ से मतलब थोड़ा सा फ्लैटन, मतलब पतला सा चिपटा सा रहेगा। इतना भी चिपटा नहीं, हम पकड़ सकते हैं, पर साइड टू साइड के हिसाब से देखें तो पीछे और आगे की तरफ से जो एंटेरियर पोस्टीरियर साइड है वो फ्लैटन रहेगा। अभी द हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। अभी ये हमको पकड़ना है, ठीक है। जो भी हेड रहेगा ना, यहाँ से गोल सा रहेगा तो वो अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि ये स्कैपुला बोन में फिट होगा, ठीक है। क्लिनॉइड कैविटी में ये फिट होगा तभी तो शोल्डर जॉइंट बनेगा। तो जो हेड होगा वो मीडियली मतलब शरीर की तरफ रहेगा, मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ऐसा। ये पीछे की तरफ, ऊपर और ऐसे जाएगा। होल्ड भी ऐसे ही करना है आपको। The lesser tubercle projects from the front of the upper end and is limited laterally by the intertubercular sulcus और bicipital groove। मतलब जो ये हमने बनाया है ग्रेटर ट्यूबरकल, तो इसके बीच में ऐसा ही गया, फिर लेसर ट्यूबरकल मतलब टोच जैसा बोला था मैंने बोन में। तो इसके बीच में है ना एक ग्रूव रहेगा, बाइसिपिटल ग्रूव बोलते हैं जिसको, जहाँ से है ना बाइसेप्स का टेंडन भी पास होगा, ठीक है। और इसको दो ट्यूबरकल के बीच में है, इसीलिए इंटरट्यूबरकुलर सर्कस भी बोलते हैं ये ग्रूव को, जो भी खड्डे जैसा रहेगा जहाँ से बाइसेप्स का टेंडन पास होगा। अभी हमको है ना तीन चीज़ें मेन देखनी है, ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन में याद रखना, एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिकल में आपको ऐसे ही बोन पकड़ना है। जो हेड रहेगा वो पीछे और अपवर्ड बैकवर्ड रहेगा, ठीक है, और मीडियली डायरेक्टेड रहेगा। फिर अपर एंड जो है वो राउंडेड रहेगा और लोअर एंड है वो फ्लैट रहेगा साइड टू साइड और फ्लैटन रहेगा बैक साइड, ओके, बिफोर बैकवर्ड, आगे पीछे। फिर लेसर ट्यूबरकल है वो आगे की तरफ आएगा ह्यूमरस में, मतलब हम पाल्पेट करेंगे ऐसे, हम रेस्ट करेंगे आर्म को, तब लेसर ट्यूबरकल आगे की तरफ आएगा। तो ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में एक ग्रूव जैसा रहेगा, बाइसिपिटल ग्रूव, और उसको इंटरट्यूबरकुलर सल्कस भी बोलेंगे, जहाँ से बाइसेप्स टेंडन पास होगा। तो ये तीन चीज़ें हमको याद रखनी ही है, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे काम आएगा। अभी आगे देखते हैं।
फीचर्स अपर एंड। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड अपवर्ड, जो अब भी देखा हमने। इट इज आर्टिकुलेटेड विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। अभी शोल्डर जॉइंट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर नहीं देखा हो, स्कैपुला ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ग्रूव जैसा रहेगा, ग्लिनॉइड कैविटी, लैब्रम होगी बाहर, और यहाँ पे ऐसा ह्यूमरस बोन फीड। मैं ऐसे ऊपर से ही आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा शोल्डर जॉइंट। तो ग्लिनॉइड कैविटी में एकदम से हमारा ह्यूमरस का हेड फिट होना ही चाहिए। अगर फिट नहीं होगा तो फिर इंस्टेबिलिटी या डिसलोकेशन या सब लक्सेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब जो हेड है वो उसकी जगह पे से हिल जाएगा, तो हमारा कंधा बोलता है ना, उतर जाता है, वो हो जाएगा, ठीक है। द हेड फॉर्म्स द अपर 1/3 ऑफ द स्फीयर एंड इज मच लार्जर देन द ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी से थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है हमारा हेड, तो वो थोड़ा बाहर भी आएगा पर वो फिट तो रहेगा। अभी द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। अभी ये हेड है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसी लाइन रहेगी जो हेड को दूसरे बॉडी पार्ट से डिवाइड करती है, तो उसको बोल देंगे हम एनाटॉमिकल नेक। द लेसर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। जो आगे की तरफ रहेगा, फ्रंट की तरफ में रहेगा लेसर ट्यूबरकल, वो भी एक बोनी प्रोमिनेंस जैसा ही रहेगा, जो आगे की तरफ हमको पाल्पेट करके पता चल जाएगा। लेसर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन दैट फॉर्म्स द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड दैट इट्स अपर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क्ड बाय 3 इंप्रेशन, अपर, मिडल एंड लोअर। अभी है ना, ये हमने देखा, ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे रहेगा, ये लेटरली रहेगा। अभी ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है उस पर 3 मार्किंग्स रहेंगे, अपर, मिडल एंड लोअर। वो क्यों रहेंगे उस पर भी हम देखेंगे, वहाँ पे भी मसल इंसर्शन होता है। अभी द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव सेपरेट्स द लेसर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। जो कि हमारा मीडियली पे रहता है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, वो लेटरल एस्पेक्ट पे बना हुआ ग्रेटर ट्यूबरकल और एंटीरियर एस्पेक्ट पे बना हुआ लेसर ट्यूबरकल को सेपरेट करता है, खड्डा जैसा। द सर्कस हैज़ मीडियल एंड लेटरल लिप्स दैट रिप्रेजेंट डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशंस ऑफ द ग्रेटर एंड लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल्स। अभी जो सर्कस है वो देखो, अभी सर्कस ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हमारा लेसर ट्यूबरकल बोल दो, ये ग्रेटर ट्यूबरकल। अभी ये जो मीडियल लीफ होती है और लेटरल लीफ, मतलब इसके ये जो पार्ट है, ये जो मैं वेव जैसा बना रही हूँ, वो खड्डा रहेगा। अभी खड्डा ऐसा होगा ना, खड्डा कैसे बनेगा? अभी ये हमने पर्वत, इसके बीच में ये जो है वो खड्डा रहेगा, उसके आगे और पीछे की तरफ तो ऊपर से ही पार्ट रहेगा, तो फिर उसको बोल देंगे सर्कस एस मीडियल। ये दोनों लीप गिन देंगे हम। लीप मतलब ऊपर से पार्ट है, और ये माउथ जैसा दिख रहा है, खड्डा मतलब माउथ, और ऊपर का पार्ट है वो लीप। अभी द नैरो लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। अभी ये एनाटॉमिकल नेक देख ली, जो हेड और दूसरे बॉडी मतलब दूसरा पार्ट जो ह्यूमरस के उसको सेपरेट करती थी। अभी ये बोल देंगे हम सर्जिकल नेक, जो क्या शाफ्ट और अपर एंड ऑफ ह्यूमरस को डिवाइड करेगी। तो ऊपर आएगी एनाटॉमिकल नेक। हम कैसे याद रखेंगे? ए ऊपर आता है, ठीक, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, तो ए को हम ऊपर रख देंगे, फिर पहले ए फिर दूसरी सर्जरी, ऐसा कुछ हमको कोई भी ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा, ठीक है। द मॉर्फोलॉजिकल नेक लाइज 0.5 सेंटीमीटर बिलो द सर्जिकल नेक, इट शोज द पोजीशन ऑफ एपिफेशियल लाइन, ठीक है। अभी तीसरा आया, ठीक है।
ये जो हमने सर्जिकल नेक ड्रॉ किया ना, अपर एंड और शाफ्ट को डिफ्रेंशिएट करता था, अभी वो सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर बिलो दूसरा नेक आएगा जिसका बोल देंगे मॉर्फोलॉजिकल नेक। और 3 हमने देखे, ASM ऐसे याद रखने का, ठीक है। एनाटॉमिकल पहले आएगा, फिर सर्जिकल, फिर मॉर्फोलॉजिकल। मेन हमको ये बोलने में ही दिक्कत होती कि कौन सा कहाँ पे था। हमको लोकेशन तो याद रहती कि हाँ यहाँ पे एक था, दूसरा यहाँ पे था, ऐसे तो हमने पिक्चर में देखा तो याद रह जाएगा, पर कौन सा क्या था वो याद रखना है तो हमको ASM निमोनिक हमको याद रखना है, ठीक है। इट शोज़ दी पोजीशन ऑफ एपीफेशियल लाइन, यहाँ पे एपीफेशियल लाइन रहेगी जहाँ से बोन का ग्रोथ रहेगा, ठीक है। अभी देख लो, मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये हेड है, ठीक है। अभी ये लेसर ट्यूबरकल है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, उसके दोनों के बीच में रहेगा इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अभी जो ग्रेटर ट्यूबरकल के पास रहेगी लेटरल लिप सल्कस की, और लेसर ट्यूबरकल के पास रहेगी मीडियल लिप। अभी ये लिप में से बाइसिपिटल टाइम हमको अभी वो देखना है मसल, तब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी। तो अभी यहाँ पे पहले हेड और नेक को डिवाइड करते हुए क्या था, A था, ठीक है। तो ये एनाटॉमिकल नेक आ गया। फिर यहाँ पे क्या था, S में सर्जिकल नेक था यहाँ पे, और उसके 5 सेंटीमीटर बिलो मॉर्फोलॉजिकल नेक आ गया। अभी यहाँ पे एनाटॉमिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल ही हाँ, ये दूसरे पिक्चर में हमको सर्जिकल नेक का दिखाया गया है कि यहाँ पे एनाटॉमिकल है, ये मॉर्फोलॉजिकल है यहाँ पे, जो अपर पार्ट और शाफ्ट को डिवाइड करता था, और ये तीसरा 0.5 सेंटीमीटर बिलो सर्जिकल नेक वॉज मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है। इसको अभी फेशियल लाइन भी बोल देंगे। अभी नीचे क्या है, शाफ्ट में एक आ जाएगा लेटरल साइड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वहाँ पे होगा हमारा डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन। फिर ये मीडियल बॉर्डर दिखाई गई है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट फोरामेंट जहाँ से आर्टरी जाएगी और बोन को ब्लड सप्लाई देगी। फिर एंटीरियर बॉर्डर दिखाई गई है यहाँ पे। ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू ये वाला है, और ये बैक व्यू है। फिर यहाँ पे हमको पकड़ना ऐसे ही है, एग्जामिनर के साइड पे ऐसे ही पकड़ना है। ये पार्ट हमको दिखना चाहिए, ये पार्ट एग्जामिनर को दिखना चाहिए। फिर वो घुमा के हमको डिटेल बताना है, पर पकड़ते टाइम पहले आपको ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है। फिर ये एंटेरोलैटरल सरफेस है, मतलब आगे और बाहर की साइड, और ये एंटेरोमीडियल आगे और अंदर की साइड की सरफेस है। फिर यहाँ पे आएगा सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अभी ये बोल देंगे हम कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है। ये सारे ये मीडियल कॉन्डाइल्स हैं, ये लेटरल कॉन्डाइल है। तो फिर ये कॉन्डाइल के ऊपर आ जाएगा सुप्राकॉन्डाइलर, कॉन्डाइल के ऊपर मतलब सुप्राकॉन्डाइलर। अभी लेटरल साइड रहेगा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर, मीडियल साइड रहेगा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर। बहुत ही इजी चीज़ है। फिर ये रेडियल फोसा रहेगा, और यहाँ पे कोनोइड फोसा, ठीक है। और यहाँ पे कैपिचुलम, और ये ट्रोक्लिया एंड इट्स मीडियल एज। अभी यहाँ से भी देख लेते हैं, दूसरी साइड से भी ग्रूव फॉर रेडियल नर्व, ठीक है। ये पीछे की साइड से रेडियल नर्व हमारी ह्यूमरस से टच होके पास होती है, इसलिए यहाँ पे भी ग्रूव दी गई है। फिर मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, ये ओलेक्रोनोन फोसा जहाँ पे ओलेक्रोनोन प्रोसेस अल्ना की फिक्स होगी। फिर ये एपीफाइसल लाइन ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। जस्ट हमको मालूम पड़े कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें, इसलिए ये फिगर हमको दिखाई। पहले क्या है, शाफ्ट,
हेड देख लिया हमने, ठीक है। अपर एंड मतलब इसको हेड भी बोल देंगे। अभी शाफ्ट को हम बॉडी भी बोल देंगे, ठीक है। अभी ये पूरा जो लंबा सा पार्ट था ना वो शाफ्ट था। अभी उसमें हमने क्या क्या देखा वो देखते हैं। द शाफ्ट इज राउंडेड इन द अपर हाफ एंड ट्राइंगुलर इन द लोअर हाफ। अभी यहाँ पे हमने देख लिया ऐसे, ये ट्राइंगुलर पार्ट था, बाकी पूरा शाफ्ट राउंड था, ठीक है। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। दोनों चीज़ 3 है। कौन सी थी? मीडियल बॉर्डर देखी, फिर कौन सी देखी? सारी डिस्क्राइब की गई है इसमें, फिगर में शायद नहीं दिखाया गया। मीडियल देखी, एंटीरियर देखी थी, हाँ एंटीरियर देखी थी, फिर लेटरल देखी थी, 3 बॉर्डर देखी थी, और सरफेस भी एंटेरोलेटरल, एंटेरोमीडियल, और इसमें शायद दिखाया नहीं गया है तीसरी सरफेस, ठीक है। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इसमें। The upper 1/3 of the anterior border forms the lateral lip of the intertubercular sulcus. In its middle part, it forms the anterior margin of the deltoid tuberosity. हाँ, अपर 1/3 ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर में लेटरल लिप में इंटरट्यूबरक्युलर सर्कस था। मिडल पार्ट में हमने डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी देख ली थी, ठीक है। फिर लेटरल बॉर्डर इज प्रोमिनेंट ओनली एट इट्स लोअर एंड वेयर एज इट फॉर्म्स लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीच। अभी यहाँ पे ये बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाएगी लेटरल, और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीच बना देगी, और बाद में वो लेटरल एपिकॉन्डाइल नीचे कंटिन्यू कर देगी, ठीक है। फिर अपर पार्ट it is barely traceable up to the posterior surface of the greater tubercle. In the middle part it is interrupted by the radial or spinal groove. अभी लेटरल बॉर्डर में क्या था? लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीच देखा, ऊपर वो जा नहीं सकती क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस पे वो ग्रेटर ट्यूबरकल आ जाएगा। फिर मिडल पार्ट में रेडियल ग्रूव दिखा था। एंटीरियर में हमने डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी देखी थी, ठीक है। एंटीरियर में डेल्टॉइड मेन हमको याद रखना है। अभी ये आपको हम एग्जामिनर को बोल देंगे, तो फिर दूसरा कुछ सुनने नहीं बोलेंगे तो भी ठीक है, पर ये मेन चीज़ तो हमको याद, क्योंकि 3 मेन मार्किंग्स है बोन के। अभी अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरक्युलर सर्कस। अबाउट medial it presents a rough slip, it continues below the medial tubal supracondylar ridge, ठीक है। यहाँ पे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीच बना देगी ये बॉर्डर। अभी सरफेस देखनी है। सरफेस हमने 2 तो देखी थी, अभी तीसरी कौन सी थी वो देख लेते हैं। पोस्टीरियर सरफेस, हाँ ये तो हमने देखी ही नहीं, यहाँ पे डिस्क्राइब ही नहीं की गई फिगर में, पर कोई बात नहीं, होती है तो हम पढ़ेंगे। The anterolateral surface lies between the anterior and lateral borders. The upper half of this surface is covered by the deltoid. A little above the middle, it is marked by a V-shaped deltoid tuberosity. Behind the deltoid tuberosity, the radial groove runs downwards and forwards across the surface. अभी जो एंटेरोलेटरल बॉर्डर है, ठीक है, वो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में रहेगी, तो अपर पार्ट है वो डेल्टॉइड से कवर हो जाएगा, और वो बीच का पार्ट एंटेरोलेटरल सरफेस का, वहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हो जाएगी, और उसके ही पीछे से पास होगी रेडियल ग्रूव में से रेडियल नर्व, ठीक है। तो वो पीछे से आगे आएगी रेडियल ग्रूव। अभी एंटेरोमीडियल सरफेस लाइज बिटवीन एंटीरियर मीडियल बॉर्डर्स। अभी उसका सरफेस का बॉर्डर वो हमको नाम से ही मालूम पड़ जाएगा। अभी एंटेरोलेटरल थी, वो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में थी, और एंटेरोमीडियल बॉर्डर है वो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में है।
Its upper 1/3 is narrow and form the floor of the intertubercular sulcus. उसका फ्लोर, उसका मतलब ये सरफेस ऊपर के साइड पे यूज़ होगी इंटरट्यूबरकुलर सर्कस से. न्यूट्रिएंट फोरामेन सीन नियर द मीडियल बॉर्डर ऑफ इट्स मीडियल पार्ट. अभी यहाँ पे ही कहीं पे हमने देखा था न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी जाएगी बोन में. अभी द पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द मीडियल एंड रेक्टर बॉर्डर्स. इट्स अपर पार्ट इज मार्क्ड बाय ऑब्लिक रिज. द मिडल 1/3 इज क्रॉस्ड बाय द रेडियल ग्रूव. हाँ, रेडियल ग्रूव पीछे की ओर से आगे आ रही थी, तो पोस्टीरियर एंटेरोमीडियल सरफेस पे भी थी और एंटेरोलैटरल सरफेस पे भी थी और पोस्टीरियर सरफेस पे भी थी. तो पोस्टीरियर सरफेस से एंटेरोलैटरल सरफेस की ओर आएगी, ठीक है. और ऊपर की बाजू एक रहेगी ऑब्लिक रिज. तो पोस्टीरियर सरफेस पे दो चीज़ हमको देखने की है, ऑब्लिक रिज और रेडियल ग्रूव. अभी लोअर एंड के बारे में देखेंगे. द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म्स द कॉन्डाइल which is expanded from side to side and has articular and non-articular parts. The articular part includes the following. Articular मतलब जो कोई जॉइंट बनाता है, ठीक है. तो कौन सा बनाएगा पार्ट? कैपिट्यूलम इज राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस. अभी कैपिट्यूलम है वो गोल सा पार्ट रहेगा, ठीक है. इसमें हमारा रेडियस फिक्स होके जॉइंट बना देगा कैपिट्यूलम में. फिर दूसरा आर्टिकुलर पार्ट कौन सा है? ट्रॉक्लिया. इट इज़ पुली शेप्ड सरफेस. इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना. जो अल्ना का ट्रॉक्लियर नॉच रहता है उससे ट्रॉक्लिया, मतलब नाम तो हमको सेम ही है. कैपिट्यूलम में रेडियस और ट्रॉक्लियर नॉच ट्रॉक्लिया से जॉइंट बनाएगी. द मीडियल एज ऑफ द ट्रॉक्लिया प्रोजेक्ट्स down 6 mm more than the lateral edge. This results in the formation of carrying angle. अभी carrying angle मतलब हम देखते हैं जैसे ये कोई फीमेल है, ठीक है, तो उसका है ना हाथ थोड़ा ऐसा रहेगा, मतलब ये हाथ है ना यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है, सीधा नहीं जाएगा. तो अभी जो भी यहाँ पे एंगल बनाता है ना उसको एक कैरिंग एंगल बोल देंगे. तो वो क्यों हुआ उसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है. एक रीज़न तो वो भी है कि फीमेल में वाइडर पेल्विस होती है, इस वजह से ये हैंड ऐसे ये कैरिंग एंगल बनता है. और दूसरा ये रीज़न है कि जो मीडियल एज होता है वो थोड़ा, मतलब ये है ना थोड़ा कैसा होता है, मीडियल एज थोड़ा नीचे की तरफ होता है लैटरल एज की रिस्पेक्ट में, तो कैरिंग एंगल इससे फॉर्म होता है, ठीक है. अभी दो हमने आर्टिकुलर पार्ट देखा. अभी नॉन आर्टिकुलर पार्ट में क्या है? मीडियल एपिकॉन्डाइल इज प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड. इट इज सबक्यूटेनियस एंड इज ईजिली फेल्ट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो. अभी ये जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है ना ये खास हमको याद रखना है, ठीक है. मीडियल साइड पे ये बोनी प्रोमिनेंस है, वहाँ से सारे हमारे क्या फ्लेक्सर्स ओरिजिन होंगे, ठीक है. तो वहाँ पे अगर हमको टेंडेंस की अगर इंजरी होती है या फिर कुछ इन्फ्लामेशन या पेन वैसा कुछ होता है तो वहाँ पे गोल्फर्स एल्बो नाम की कंडीशन बनने के चांसेस रह जाते हैं, ठीक है. फिर लेटरल एपिकॉन्डाइल इज अ स्मॉलर दैन मीडियल एपिकॉन्डाइल. इट्स एंटेरोलैटरल पार्ट हैज़ अ मस्कुलर इम्प्रेशन. तो अभी वहाँ पे भी वो जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल से छोटा होता है और वहाँ पे भी मस्कुलर इम्प्रेशन रहता है आगे और बाहर की तरफ. तो वहाँ से ओरिजिन होंगे हमारे एक्सटेंसर्स मसल ऑफ रिस्ट और फिंगर्स. तो वहाँ पे अगर टेंडेंस की इंजरी हो तो टेनिस एल्बो नाम की कंडीशन बन सकती है, वो भी हम आगे देखेंगे.
द शार्प lateral margin just above the lower end is called the lateral supracondylar ridge. ठीक है, मीडियल साइड पे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज वो तो हमने देखा अभी. द कोनोइड फोसा इज डिप्रेशन जस्ट अबाउट द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया. ट्रॉक्लिया के ऊपर. ट्रॉक्लिया किससे बनाता था जॉइंट? ट्रॉक्लियर नॉच अल्ना का, उससे आर्टिकुलर सरफेस आर्टिकुलर जॉइंट बनाता था. ठीक है. इट अकोमोडेट्स द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्स्ड. मतलब जो कोरोनॉइड फोसा होता है अल्ना का, तो जब एल्बो हम फ्लेक्शन करते हैं तो फिर वहाँ पे ट्रॉक्लियर नॉच ट्रॉक्लिया के ऊपर ही रहेगा. ठीक है. कोरोनॉइड फोसा है ट्राइंगल, तो यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस फिट हो जाएगी अल्ना की. अभी रेडियल फोसा इज डिप्रेशन present above the anterior aspect of the capitulum. It accommodates the head of the radius when the elbow is flexed. अभी जैसे कैपिट्यूलम के ऊपर है रेडियल फोसा. ठीक है. कैपिट्यूलम रेडियस से आर्टिकुलेशन बनाता था और यहाँ अल्ना से, तभी यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस आ जाएगी और यहाँ पे रेडियल हेड आ जाएगा जब एल्बो फ्लेक्शन होगा. फिर ओलेक्रोनल प्रोसेस लाइज जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया. इट अकोमोडेट्स द ओलेक्रोनल प्रोसेस ऑफ द अल्ना व्हेन द एल्बो इज एक्सटेंडेड. ओलेक्रोनल प्रोसेस है ना, पीछे की बाजू पे रहता था. ठीक है. तो यहाँ पे ओलेक्रोनल फोसा पीछे की बाजू पे रहता है, तो ओलेक्रोनल प्रोसेस अल्ना की जो है, जब हम एल्बो एक्सटेंड करते हैं मतलब हाथ हमारा सीधा करते हैं, तब यहाँ पे वो प्रोसेस फिट हो जाएगी. यहाँ फ्लेक्शन के टाइम पे होता था क्योंकि ये पार्ट आगे की तरफ है, तो वहाँ पे जिस साइड मूवमेंट होती है उस साइड पे वो फोसा फिक्स हो जाएगा जो भी बोन आर्टिकुलेट करता है उससे. अभी अटैचमेंट्स देखेंगे. ठीक है. ये फोसा सारे और सरफेस और बॉर्डर वो सब हमको याद रखने हैं. ऊपर से सारे याद होने चाहिए कोई चीज़ क्या है, मतलब हमको डिटेल में नहीं आए पर ऊपर से हमको मालूम होना चाहिए जब पाल्पेट करो तो. अब देखते हैं अटैचमेंट्स. द मल्टीपेनेट सबस्कैपुलारिस इज इंसर्टेड इनटू द लेसर ट्यूबरकल. अभी लेसर ट्यूबरकल कहाँ था देखते हैं. चलो यहाँ ही देखते हैं. जो लेसर ट्यूबरकल थी हमारी, वहाँ पे सबस्कैपुलारिस मसल का इंसर्शन है. फिर यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल है. ठीक है. तो हमको यहाँ पे जो भी ट्यूबरकल्स है ना, वहाँ पे जो भी मसल्स इंसर्ट होते हैं उसको हम रोटेटर कफ बोलते हैं. जो हमारे शोल्डर को स्टेबिलाइज भी करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे शोल्डर जॉइंट में. तो वो हम निमोनिक्स है उसका SITS. तो अभी ये जो 3 मसल है ना, वो ग्रेटर ट्यूबरकल पे जो भी इम्प्रेशन थे उस पे इंसर्ट हो गए, और ये मसल इकलौता एक सबस्कैपुलारिस मसल है वो लेसर ट्यूबरकल पे. अभी ये क्या था? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, ये ग्रेटर ट्यूबरकल पे, और ये जो एक मसल है सबस्कैपुलारिस वो लेसर ट्यूबरकल पे इंसर्ट होगा. ठीक है. तो सुप्रास्पाइनेटस इज इंसर्टेड ऑन टू द uppermost impression on the greater tubercle. Infraspinatus is inserted onto the middle impression of the greater tubercle. Teres minor is inserted into the lower impression of the greater tubercle. ठीक है. अभी तीनों के बारे में हमने देख लिया है. अभी pectoralis major is inserted into the lateral lip of the intertubercular sulcus. The insertion is bilaminar. ठीक है. अभी जो यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल बोल देते हैं, ये लेसर ट्यूबरकल बोल देते हैं. यहाँ पे सबस्कैपुलारिस था, यहाँ पे अपर पार्ट में सब
सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, ठीक है। लोअर इम्प्रेशन, ये मिडल और ये अपर। अभी ये जहाँ पे लैटरल लिप रहेगी ना, वहाँ से पेक्टोरालिस मेजर का इंसर्शन रहेगा, ठीक है। और ये जो लैटिसमस डॉर्सी है वो फ्लोर में आ जाएगी, मतलब फ्लोर यहाँ पे। और टेरिस मेजर इज इंसर्टेड मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस। तो अभी देखते हैं यहाँ चैप्टर, यहाँ पे भी, हाँ, जो पेक्टोरालिस मेजर है वो, अरे पेक्टोरालिस मेजर लैटरली, फिर टेरिस माइनस मीडियली और लैटिसमस डॉर्सी बीच में। तो हम ये कैसे, किस निमोनिक से याद रखेंगे? लेडी बिटवीन टू मेजर्स। यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल है, यहाँ पे टेरिस मेजर है, उसके बीच में लैटिसमस डॉर्सी आ जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें हमने अभी तक निमोनिक से ही ऐसे ही याद कर ली है, ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा। द कंटेंट्स ऑफ द इंटरट्यूबरक्युलर sulcus आर टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई एंड साइनोवियल शीट। उसकी द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। भाई अभी हमने बहुत बार एक ही चीज़ डिस्कस की है कि जो इंटरट्यूबरक्युलर सर्कस है और बाइसिपिटल ग्रूव है, उसमें से हेड, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई पास होगा और उसकी शीट जो मसल को कवर कर। हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये टेंडन, बाइसेप्स ब्रेकाई का, लॉन्ग हेड का और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, वो दो चीज़ इंटरट्यूबरक्युलर सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव में से पास होती है। फिर उसके नीचे हमने देखा था डेल्टा ट्यूबरसिटी, उस पर डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होता है। फिर कोरेकोब्रेकियालिस इज इंसर्टेड इनटू द रफ एरिया ऑन द मिडल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। कोरेकोब्रेकियालिस का इंसर्शन यहाँ पे मीडियल साइड पे होता है, ठीक है, रफ पार्ट रहेगा। फिर कौन से मसल्स ओरिजिन होता है वो रेड कलर से डिनोट किए गए हैं। द ब्रेकियालिस अराइज फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द एंटेरोमीडियल एंड एंटेरोलैटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। द पार्ट ऑफ द एरिया एक्सटेंड्स ऑन टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। देख लो, हाँ, ये ब्रेकियालिस मसल है, सारा एंटीरियर साइड पे ही रहेगा मोस्टली और थोड़ा सा पार्ट पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी ये पीछे से मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन है, वो दिखाया जाएगा। अभी ब्रेकियोरेडियलिस अराइज फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीच। लेटरल साइड से ऊपर सुप्राकॉन्डाइलर रीच से ब्रेकियोरेडियलिस मसल का ओरिजिन है। फिर उसके नीचे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गर्स का ओरिजिन है, एक कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, यहाँ से सारे एक्सटेंसर मसल का ओरिजिन होगा। फिर राइट, मतलब मीडियल साइड पे प्रोनेटर टेरिस की ओरिजिन दिखाई गई है और उसके नीचे आ जाएगा कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। और ये कैप्सुलर लाइन है जो एल्बो जॉइंट की कैप्सूल को बनाएगा, ठीक है। ये ओलेक्रोनन फोसा दिखाया गया है जो ओलेक्रोनन प्रोसेस को फिट करेगा अल्ना की। और ये एंकोनियस मसल पीछे की तरफ से ओरिजिन होगा। अभी एक्सटेंसर कार्पी रेडियस लॉन्गेस्ट अराइज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीच। प्रोनेटर टेरिस अराइज फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीच। सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल ऑफ द फोरआर्म अराइज फ्रॉम द common origin from the anterior aspect of the medial epicondyle. This is called common flexor origin, ठीक है। The superficial extensor muscle of the forearm and supinator have common origin from the lateral epicondyle. It is called common extensor origin. अभी ये चीज़ सारी हमने डिस्कस कर दी है फिगर में, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ना पता चले कुछ भी तो आप मुझे बोल देना तुरंत ही। The enconius arise from the posterior surface of the lateral epicondyle. The lateral head of the triceps brachialis arises from the oblique ridge on the upper part of the posterior surface above the radial groove, while its medial head arises from the posterior surface below the radial groove. अभी ये हमने देखा नहीं, ठीक है, तो बोल देती हूँ। यहाँ से होगा lateral head of
ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन, अभी मीडियल साइड से मीडियल हेड का ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन होगा, ठीक है। अभी कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज अटैच्ड टू द एनाटॉमिकल नेक एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड वेयर द लाइन अटैचमेंट डीप डाउन बाय द 2 cm to include small area of the shaft within the joint cavity. The line is interrupted with the intertubercular circus to provide an aperture through which the tendon of the long head of the biceps brachii gives the joint cavity. अभी जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो भी देख लेते हैं। जो शोल्डर जॉइंट को कवर करेगा वो यहाँ पर रहेगा, तो नीचे की तरफ से वो इंटरट्यूबरल सर्कस को डिस्टर्ब करता है, तो वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्कस बन जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा गया है, यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, कैप्सुलर अटैचमेंट, ठीक है, सर्कस की वजह से। अभी द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द लाइन दैट रीचेस द अपर लिमिट ऑफ द रेडियल एंड कोनोइड फोसा एंटीरियरली of the end of the olecranon fossa posteriorly, so that this fossa lie within the joint cavity. Medially, the line of attachment passes between the medial epicondyle and the trochlea. On the lateral side, it passes between the lateral epicondyle and the capitulum. अभी जो elbow joint का कैप्सूल है वो सारे फोसा और कैपिटुलम और ट्रोक्लिया को कवर करते हुए आगे की तरफ और पीछे की तरफ ओलेक्रानल फोसा को कवर करते हुए रहता है। अभी 3 nerves are directly related to the humerus and are therefore liable to injury. The axillary nerve at the surgical neck, the radial nerve at the radial groove and the ulnar nerve behind the medial epicondyle. अभी 3 चीज़ों पे अगर एक्सिलरी नर्व का सर्जिकल नेक के नीचे से पास होते हैं तो फिर उसको अगर सब लग्जेट वो सब हो जाए, शोल्डर डिसलोकेट, तो सर्जिकल नेक से एक्सिलरी नर्व का इंजरी होता है। फिर रेडियल नर्व रेडियल ग्रूव में से पास होता है, तो वहाँ पे भी फोरा में अगर इंजरी हो जाए तो फिर रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। और अल्नर नर्व अगर हम मीडियल एपिकॉन्डाइल को इंजरी कुछ होता है तो अल्नर नर्व को डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी हम देखेंगे ऑसिफिकेशन, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम एक बार पढ़ ही लेंगे। द ह्यूमरस ऑसिफाइज फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर एंड 7 सेकेंडरी सेंटर। अगर कोई भी कुछ पूछा जा सकता है ऑसिफिकेशन में से तो वो यही है, एक प्राइमरी और 7 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं। द प्राइमरी सेंटर्स अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द डायफेसिस ड्यूरिंग द 8th week of development. The upper end ossifies from the 3 secondary centers, one for the head, first year and one for the greater tubercle and one for the lesser tubercle in 5th year. The 3 centers fuse together during the 6th year to form compound epiphysis, which fuses with the shaft during 20th year. The epiphyseal line encircles the bone at the level of lowest margin of the head. This is growing end of the bone. Remember that the nutrient foramen is always directed away from the growing end. The lower end ossifies from 4 centers which form 2 epiphyses. The center include one for the capitulum and lateral flage of the trochlea, one for the medial flage of the trochlea and one for the lateral epicondyle. All 3 fuse during the 14th year to form the another compound epiphysis which fuse with the shaft at about 16 years. The center for medial epicondyle appears during 4 to 6 years, forms a separate epiphysis and fuses with the shaft during 20th year. Okay. अभी क्लिनिकल एंटोमी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पार्ट, क्योंकि हम जो बोन पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं वो क्लिनिकल एनाटॉमी बताएगा, उसका एप्लीकेशन। अभी द कॉमन साइड ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आर सर्जिकल नेक, शाफ्ट और सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। अभी जब आप ऑर्थो पढ़ेंगे तब सबसे ज़्यादा सर्जिकल नेक, शाफ्ट और सुप्राकॉन्डाइलर के
क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं 15 मार्कर में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर्जिकल नेक जो सेपरेट करता था क्या, ASM, ठीक है, ऊपर का पार्ट और शाफ्ट को डिवाइड करता था सर्जिकल नेक। फिर था शाफ्ट माने तो बॉडी, और सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, वहाँ पे कॉन्डाइल्स के ऊपर का पार्ट था सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, जहाँ पे दोनों रीज थी हमारी। तो अभी सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज कॉमन इन यंग एज, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, द लोअर फ्रेगमेंट इज मोस्टली displaced backwards so that elbow is unduly prominent as in dislocation of the elbow joint, मतलब extension type of injury ज़्यादा होती है। This fracture may cause injury to the median nerve. It may also lead to Walkman's ischemic contracture by which is caused by occlusion of the brachial artery, मतलब जब brachial artery compress हो जाएगी तभी जो आगे की मसल हमारे हाथ के रहेंगे वो डैमेज हो जाएंगे, तो फिर वो उसका कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा ब्रेकियल आर्टरी की डैमेज की वजह से। द 3 bony points of the normal elbow form the equilateral triangle in a flexed elbow and are one line in extended elbow, ठीक है। अभी तो था, अभी यहाँ पे दिखाया गया सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी अगर डैमेज होगी तो आगे के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो वॉकमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। अभी वेस्टिंग ऑफ मसल देखने को मिलेगा और क्लॉइंग ऑफ फिंगर्स एंड थंब, फ्लेक्शन टाइप ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा हमारी फिंगर्स का। अभी रिलेशनशिप ऑफ लेटरल एपिकॉन्डल एंड ऑलिक्रोनल प्रोसेस एंड मीडियल ट्राइंगल रिलेशनशिप रहता है जब फ्लेक्शन होता है, और एक्सटेंशन में लीनियर रिलेशन रहता है, ठीक है। वही हमको लाइन में जब एक्सटेंड और फ्लेक्शन करो तब इक्विलेटरल ट्राइंगल का रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। फिर द ह्यूमरस हैज़ पुअर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन ऑफ इट्स अपर 1/3 एंड लोअर 2/3, फ्रैक्चर्स एट दिस साइड बियॉन्ड शो डिलेड और नॉन यूनियन। अभी द हेड ऑफ द ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट्स इन फिर सब ग्लिनॉइड डिसलोकेशन ज़्यादा, ग्लिनॉइड कैविटी से नीचे जब हेड आ जाता है तो सब ग्लिनॉइड डिसलोकेशन बोलते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इन्फीरियरली ज़्यादा प्रोटेक्टेड, मतलब स्टेबिलाइज नहीं रहता मसल्स और लिगामेंट्स वो सब, ठीक है। तो बस इतना ही था ह्यूमरस के बारे में। सारी चीज़ पढ़ लेना, एक बार रिवाइज करना जितनी बार हो सके, बोन को टच करके पाल्पेट करके देखना, और कोई भी चीज़ ना मालूम पड़े तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे पूछ सकते हैं। और